Good evening, all of you. Good evening, Prasad. Good evening, Pranay. Sakshi, Mithila. Good evening, Zanvi. Good evening, Kanika. Good evening, Shreya. Very good evening, all. ओके चलो स्टूडेंट्स, तो आज कल सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ बेटा जानवी, बोर्ड से ले रहा हूँ, डोंट वरी, टेंशन ना लो। ठीक है, सबसे पहले बताओ प्रॉपरली विजिबल है बोर्ड? ऑडियो प्रॉपर आ रहा है? ऑडियो वीडियो ओके है? इफ यस तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे का सेशन। चलो ग्रेट। चलो तो बेटा कल जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ है उसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है, ये जो भी पार्ट मैंने कल के लेक्चर्स में जो समझाया था एक बार मैं यहाँ पे रिवाइज करा दे रहा हूँ। और आफ्टर द रिवीजन फिर हम लोग वापस से यहाँ पे आज का जो न्यू जो चैप्टर जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा बेटा आज के सेशन में हम लोगों को क्या देखना है। आज के सेशन में हम लोगों को यहाँ पे जो समझना है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा जो कि है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, ये हम लोग आज के इस लेक्चर में जो है वो समझेंगे। ओके क्लियर है? तो चलो आगे का जो भी पार्ट है वो एक बार हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कुछ लोग अभी तक के ज्वाइन नहीं किए हैं, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जस्ट वेट, मेरे साइड से तो सभी को एक्सेस दे दिया हूं मैंने। ओके चलो, तो देखिए बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें जैसे कि ये एल्वियोलाई है और इसी एल्वियोलाई के साथ साथ यदि हम देखें तो ये हमारा ब्लड कैपिलरी है। तो पहला तो यहाँ पे गैस का जो एक्सचेंज होगा वो कहां पे होगा बेटा? एल्वियोलाई और कहां? ब्लड के बीच में। फिर फाइनली ये जो ब्लड है ये आगे ट्रांसपोर्ट होते होते ये हमारे इस तरह से एक ऑर्गन में इंटर कर गया है और इस ऑर्गन में यहां पर प्रेजेंट है क्या चीज? इस ऑर्गन की सेल्स टिश्यूज इस तरह से यहां पर प्रेजेंट है। तो अभी देखिए क्या होगा नेक्स्ट, यहां पे यदि हम देखें तो जो ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इनके बीच में एक्सचेंज होगा। तो पहला एक्सचेंज तो बेटा हमारा जो हो रहा है कहां पर हो रहा है? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। और सेकंड एक्सचेंज जो हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? ये जो है हमारा ब्लड और टिश्यू के बीच में। तो ये एक्चुअली कैसे होता है? तो ट्रांसपोर्ट जो होगा बेटा, तो यहां पे हमको जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है इसमें हमको एक तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखना है और दूसरा हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखना है। समझे? तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट एक्चुअली कैसे होता है वो हम समझेंगे। तो इसमें पहली चीज तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है ये हम लोगों ने देखे थे कि ब्लड की हेल्प से होता है और ब्लड में एक तो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा और ब्लड में प्रेजेंट होता है ब्लड सेल्स, जिनकी हेल्प से फाइनली ऑक्सीजन जो है इसका क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। तो प्लाज्मा की हेल्प से ओनली 3%, बट ब्लड सेल्स जिसमें प्रेजेंट होती है आरबीसी और आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो करेगा वो कितना? 97% करेगा। बट ये कैसे करेगा? तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। ठीक है, क्या होगा यहां पर देखिए अब हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को कैसे लेके जाएगा? तो कैसे लेके जाएगा? तो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा तो क्या फॉर्म होता है यहाँ पे? HbO2 मीन्स क्या बन गया बेटा? ये फॉर्म हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। तो अब यहाँ पे ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो फॉर्म हुआ है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन जो है 97% इस एल्वियोलाई से लिया और इस टिश्यू के पास डिलीवर होगा। ठीक है, बट टिश्यू के पास आते ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इनकी जो बाइंडिंग होती है वो कैसी होती है? रिवर्सिबल मैनर में होती है। मतलब ये HbO2 जब बना था तो ये एल्वियोलाई में बना था, अब
टिश्यू में पहुंचते ही ये वापस से डिसोसिएट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग, ऑक्सीजन अलग, फाइनली ऑक्सीजन यहां से टिश्यू को डिलीवर हो जाएगा। समझे? तो अब यहां पे देखिए, ये जो डिलीवरी यहां पे जो हो रही है वो कैसे हो रही है। तो ये जो डिलीवरी यहां पे जो हो रही है, तो इसमें फाइनली कैसे, ये जो ब्लड सेल्स जो है ये ऑक्सीजन को टिश्यू के पास जो डिलीवर कर रहा है, ये कैसे डिलीवर करेगा। ठीक है, तो यहां पे कुछ कंडीशंस बनती है। ठीक है, क्योंकि इसी के साथ साथ हमको कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगा ये एक्चुअली कैसे होता है, ठीक है, वो भी हमें देखना है। तो देखो टिश्यू में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो ब्रेक हो जाती है, ये हमने समझे थे कल। ठीक है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम समझेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग बेटा ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है वो हम समझेंगे, मतलब ब्लड और टिश्यू के बीच में जो मैकेनिज्म्स होती है इस मैकेनिज्म्स को हम समझेंगे, फिर हम ये वाला मैकेनिज्म समझेंगे। ठीक है, चलो आपके एक बार चैट रिस्पॉन्सेस क्या आए हुए हैं वो मैं एक बार देख लेता हूं पहले। ओके बेटा प्रणय, मेरे साथ साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके नेटवर्क का इशू है इसलिए आपको ब्लर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आज का सेटअप मैंने चेंज कर दिया आपके डिमांड के अकॉर्डिंग, कल थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था बट आज किसी भी टाइप का प्रॉब्लम जो है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो बोर्ड ब्लर बिल्कुल भी नहीं है, आप एक बार रेज वाइन कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बाकी सभी के साथ क्लियर है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है बेटा, बाकी लोगों के भी रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा हम लोग यहाँ पे इस ब्लड और टिश्यूज के बीच में मैकेनिज्म जो है वो कैसे हो रही है वो देखेंगे। ठीक है बेटा, मुझे मैसेज कर देना, कल का पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं आपको। ये जो है ये हो गया हमारा ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देख रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया बेटा, ब्लड वेसल्स हो गई। इस ब्लड वेसल्स के बाद अभी हम लोग यहां पे ये जो देखेंगे इस तरह से, ये क्या है बेटा, ये है आरबीसी। ठीक है, मैं एक ही डायग्राम में सारा पार्ट आज कवर करा दूंगा, कल का रिवीजन ले रहा हूं। ठीक है, एक ही डायग्राम में सारी चीजें हो जाएगी, आपको लगता है तो स्क्रीनशॉट लेते रहो और बढ़िया से नोट्स बना लो। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अब हम लोग बेटा नीचे साइड हम देखें तो इधर साइड में ऐसा ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टिश्यू, ये सेल्स हो गई। अब हम जानते हैं कि इधर साइड ऑक्सीजन आया है SbO2 के फॉर्म में और इधर साइड प्लाज्मा ने भी ऑक्सीजन को लेके आया है। तो ऑक्सीजन जो है बेटा यहां से डिलीवर होगा, तो डिलीवर होगा तो सबसे पहले SbO2 को छोड़ना पड़ेगा, तो हीमोग्लोबिन यहां से अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन यहां से अलग हो गया। देन जैसे यहां से अलग हुआ तो अभी क्या होगा यहां पर, अभी यहां पे ये ऑक्सीजन जो है ये डिलीवर हो गया बेटा, समझे, ये इंटरस्टेशियल स्पेस है, पहले यहां आएगा फिर यहां से इधर जाता है। फिर इसी तरह से यहां पे अब जो फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना यहाँ पे, मतलब यहाँ मेटाबॉलिज्म हुई है। तो अब यहाँ पे ये जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो यहाँ पे हुई, सेलुलर मेटाबॉलिज्म की वजह से ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ, यूटिलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन गया है। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर आया, बाहर निकला यहां से इस तरह से। तो CO2 जब यहां पे आया तो CO2 का यहां पे एक रिएक्शन होगा किसके साथ, H2O के साथ, और यही रिएक्शन आरबीसी में भी होगा H2O के साथ। तो यहां पे बेटा इतने पार्ट में जो रिएक्शन होने वाली है और इतने पार्ट में जो रिएक्शन होने वाली है, इस रिएक्शन को मैं यहां पे आपको समझाता हूं। क्या होगा बेटा, यहाँ पे CO2 जो है H2O के साथ रिएक्ट करेगा, एक एंजाइम यहाँ पे काम करता है, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम,
और इस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनेगा, सबसे पहले H2CO3 जो आगे चल के फिर से हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट कर देगा और HCO3 माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। H प्लस आयन और HCO3 माइनस आयन यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो ये रिएक्शन बेटा प्लाज्मा में भी हो रहा है और ये रिएक्शन आरबीसी में भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगा ये कैसा होगा, फास्ट होगा, और ये रिएक्शन यहाँ पे जो होगा ये कैसा होगा, स्लो होगा। रीजन क्या है मैंने बता दिया बेटा, प्लाज्मा में भी बाइकार्बोनेट बन रहा है और आरबीसी में भी बाइकार्बोनेट बन रहा है, बट आरबीसी में रिएक्शन के फास्ट होने का रीजन यहाँ पे है एंजाइम प्रेजेंट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। समझे? साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से जो बाहर आया है तो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी अच्छी है, मतलब यहां पे HbCO2 बन गया। ऑक्सीजन डिलीवर होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड HbCO2 के फॉर्म में भी डिलीवर होगा, प्लाज्मा की हेल्प से भी डिलीवर होगा और आरबीसी की हेल्प से भी डिलीवर होगा। मतलब प्लाज्मा की हेल्प से तो जा रहा है, बट आरबीसी में जो फॉर्म हो रहा है वो क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, बताओ, बाइकार्बोनेट आयन। समझे? तो प्लाज्मा में डिजोल्व होके 5 to 7% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो फॉर्म हुआ है उसकी वजह से कितना 20 से 25%, और रिमेनिंग 70% जो बचा वो किस तरह से जाएगा बताओ। ठीक है, तो रिमेनिंग जो बचा वो इस तरह से जाएगा। ओके, कैसे? बाइकार्बोनेट आयन की प्रेजेंस में जाएगा। ठीक है, बहुत सारे चैट्स आ रहे हैं यार, आप लोगों की क्या प्रॉब्लम हुआ? अदिति, टेस्ट बेटा होगा, कंसेप्ट समझ लो पहले, फिर टेस्ट लेता हूं मैं। प्रणय बेटा स्लाइड देखना है आपको या फिर बोर्ड देखना है, मुझे ये बताओ आप लोगों को यार। पढ़ना है तो पढ़ना आपको स्लाइड से ज्यादा अच्छा लग रहा है या बोर्ड से अच्छा लग रहा है? मैं आपके दो बैच बना देता हूं, फिर एक बैच बना देता हूं स्लाइड वाली और एक बैच बना देता हूं बोर्ड वाली, ऐसा कर लूं? यहाँ पे मिक्सिंग में पढ़ाता हूं बेटा। अब कल ये वाला पार्ट मैंने आप लोगों को स्लाइड से समझा दिया हूं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था तो मैं रिवाइज करा रहा हूं आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोग स्लाइड पे आते हैं, कुछ लोग बोर्ड पे आते हैं, स्लाइड बोर्ड क्या करना है बताओ? दोनों ले रहा हूं ना मैं, तो ये वाला पार्ट मैंने कल स्लाइड से ले लिया हूं, तो फिर ये क्वेश्चंस क्यों करते हो आप लोग कि सर आज स्लाइड नहीं लोगे क्या? ठीक है बेटा, जो भी टॉपिक और जो कंटेंट जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेक्चर की डिलीवरी मिलेंगी। तो फिर आप ये मत सोचो कि मैं कैसे ले रहा हूं, आप सिर्फ फोकस करो आपकी स्टडी पर। यदि आप ये देखोगे कि नहीं ये अच्छा वो बुरा और आप कंपेयर करते रहोगे तो लास्ट में प्रॉब्लम ये होगा कि आपको समझेगा नहीं कुछ भी। ठीक है, तो ये पार्ट मैंने जो कल समझाया उसको मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, उसके बाद आते हैं हम आगे। ठीक है, कंसेप्ट को समझो ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखो मैक्सिमम यहां पे सभी लोग बोर्ड ही बोल रहे हैं अभी फिलहाल तो। ठीक है बेटा, देखिए यहां पे आए हो तो पढ़ने को आओ, समझने का आओ। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए आओगे तो फिर आप नीट क्रैक नहीं कर पाओगे। मैं पहले बता रहा हूं, आपको नीट का एग्जाम देना है यदि और सही में यहाँ पे कोई चीज समझना है तो उस चीज को फोकस करो, नहीं तो फिर लास्ट तक के सिर्फ आप सारा टाइम 2 साल आप यही करोगे, सिर्फ कंपैरिजन, कंसेप्ट को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो कंसेप्ट हमें समझना था उसी पे आते हैं वापस से। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये हम देख रहे हैं। तो पहला ट्रांसपोर्ट तो बेटा यहाँ पे HbCO2 बन गया है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। दूसरा यहाँ पे बेटा क्या चीज, बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे फॉर्म हुआ है। और तीसरा बेटा यहाँ पे प्लाज्मा में जो डिजोल्व हो रहा है उस तरह से हो रहा है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे HCO3 जो फॉर्म हुआ है ये आरबीसी उसको लेके नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, आरबीसी इसको यहां से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब आरबीसी इसको यहां से बाहर निकालेगा तो जो आयनिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब ना हो उसके लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको अंदर क्लोराइड आयन जो हेल्प करता है। तो क्लोरीन आयन यहां पे आ जाएगा और बाइकार्बोनेट आयन यहां से बाहर निकल जाता है। तो इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं बेटा, इस मैकेनिज्म को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म। क्या कहलाता है ये कहलाता है क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म। और इसे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, जिसे हैमबर्गर कहते हैं, यहां लिख नहीं पा रहा हूं मैं। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म जो है ये कहलाता है हैमबर्गर फिनोमिना। समझे?
तो इस तरह से फाइनली क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ब्लड में आ गया है और ब्लड की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे आया था, तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है HbO2 जो है यहाँ पे ब्रेक कैसे हुआ। तो ब्रेक होने के 3 रीजन है। पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इधर आया, कार्बन डाइऑक्साइड जब यहां से इधर आएगा तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या होगा बेटा, हाई हो जाएगा। हाई होने की वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की एफिनिटी ब्रेक हो गई। सेकंड रीजन यहाँ पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हो रही है टिश्यू में, उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, और टेम्परेचर जब ज्यादा हाई रहता है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बनती नहीं है, टूट जाता है, समझे। और अगेन एक और रीजन बेटा, ये H+ आयन जो है यहाँ पे, साथ ही साथ H+ आयन भी बनते जा रहे हैं बहुत सारे, अंदर बाहर सब तरफ। तो H+ आयन ज्यादा बनेंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, और एसिडिटी जब इंक्रीज होता है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एफिनिटी यहाँ पर भी टूट जाता है। तो 3 रीजन की वजह से बेटा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो है वो ब्रेकडाउन हो गया है। फाइनली ऑक्सीजन इधर और कार्बन डाइऑक्साइड इधर, अब इसका ट्रांसपोर्ट इधर आगे हो जाएगा, समझा। तो ये था एक कंसेप्ट जो कल के लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को समझाया था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो आप लोग, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट जो है हम देखते हैं। चलो वेरी गुड, तो आगे बढ़ते बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम देखेंगे। हाँ बेटा, दोनों भी प्रोसेस सेम टाइम हो रहा है, इधर जो है साइमल्टेनियसली साथ ही साथ चलते जा रहा है। ठीक है, मेरा आवाज नहीं आ रहा है रैली को, बाकी लोगों को मेरा आवाज आ रहा है बेटा, रेस्पॉन्स करेंगे। आ रहा है रैली बेटा, रेज हैंड करो, यूज ईयरफोन, बाकी लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखिए यहां पे हम लोगों ने क्या देखिए बेटा, ये जो टिश्यू यहां पे प्रेजेंट था, इस टिश्यू से इधर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कन्वर्ट हो गया है किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से इधर गया, ठीक है, ये हमारे हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट से इधर जो है ये हमारा जो लंग्स है, ट्रैकिया है, इस तरह से, तो फाइनली यहां पे पहुंचेगा। तो इनके बीच में जो एक्सचेंज है वो कैसे होता है ये अब हम समझेंगे, क्योंकि अभी मैंने यहां पे जो एक्सचेंज कैसे हो रहा है ये तो बता दिया। तो ये फर्स्ट हमने ये देखे, अब हम सेकंड ये वाला पार्ट देखेंगे, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है ये समझेंगे अभी हम, ठीक है। तो अभी देखिए यहां पर जो एक्सचेंज जो होगा, ठीक है, तो अभी ये वाला जो मैं लेयर जो बना रहा हूं ये हो गया क्या चीज, एल्वियोलाई। इधर साइड ये जो हमारा बन रहा है ये हो गया ब्लड वेसल्स, समझ गए। अब इस ब्लड वेसल्स में अब देखो इधर साइड से ऑक्सीजन आएगा, यहां पे इस तरह से बना लेता हूं, तो यहां पे इस तरह से ये जो प्रेजेंट है क्या है बेटा, ये हो गया हमारा आरबीसी, ठीक है। तो अभी यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है यहां पे और टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो यहां पे जो HbCO2 जो आया था, तो HbCO2 से कार्बन डाइऑक्साइड यहां से क्या होगा बेटा, बाहर चला गया, हीमोग्लोबिन फ्री हो गया। हीमोग्लोबिन जब फ्री हुआ तो इधर साइड ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जब जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, यहां पे फॉर्म हो गया SbO2। अब ये SbO2 के फॉर्म में आगे ट्रांसपोर्ट होगा हमारे टिश्यू को, समझे। दूसरी चीज, प्लाज्मा की हेल्प से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड आई थी वो बाहर चली गई, जितनी जाना था, लेकिन वो कैसे आई थी बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो SCO3- के फॉर्म में आया है, समझ रहे हो। तो अभी क्या होगा बेटा, ये SCO3- साथ ही साथ यहाँ पे H+ आयन भी प्रेजेंट है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो SCO3- जो है ये क्या होगा,
सबसे पहले अंदर आएगा, तो SCO3 माइनस जो है ये प्लाज्मा की हेल्प से आ रहा है, तो इसको अंदर लाना है, तो इसको अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोराइड आयन को बाहर निकालना पड़ेगा, समझे। अब क्लोराइड आयन बाहर निकला मतलब यहां पर भी क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म हुई, तो ये वाली जो मैकेनिज्म्स यहां पे जो हो रही है, इस मैकेनिज्म्स को मैं आपको यहां पे इधर समझा रहा हूं, ठीक है। ये वाला जो मैकेनिज्म्स है हम लोग इधर देखेंगे अभी, यहां पर ये वाला मैकेनिज्म यहां पे जो हो रहा है, तो क्या हो रहा है बेटा, बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, H प्लस आयन, फाइनली क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले बना H2CO3, H2CO3 बनने के बाद फिर क्या होगा, ये डायरेक्ट बन गया, क्या बन गया, फिर आगे चल के ये डिसोसिएट हो जाएगा, जिससे H2O बाहर हो गया और CO2 बाहर हो गई, और CO2 जब यहां से बाहर हुई तो इस CO2 को भी यहां से डायरेक्टली ऐसा बाहर कर दिया जाएगा। सिंपल सा मैकेनिज्म से, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां से बाहर चली गई, जो कि एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ऑक्सीजन आया हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे HbO2 बन गया, और साथ ही साथ यहाँ पे अगेन जो है बेटा ये ऑक्सीजन जो आएगा हमारे इस प्लाज्मा में 3% जो है प्लाज्मा के साथ जाएगा, और इस तरह से ये टिश्यू के पास जाके फाइनली डिलीवर हो जाएगा। तो ऐसा मैकेनिज्म जो है यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो ये एल्वियोलाई में कैसे होता है ये हम लोगों ने देखे। चलो, तो ये वाला पार्ट था हमारा कौन सा, ये वाला पार्ट था बेटा हम लोगों का जो लास्ट लेक्चर में मैंने जो समझाया था उसका एक ओवरव्यू, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ओके बेटा, क्या है यामिनी, यामिनी बेटा रिज्वाइन करो, बाकी किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं आ रहा, किसी एक का प्रॉब्लम है तो ये समझो कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरे को अभी किसी ने भी यहाँ पे कुछ ऐसा नेगेटिविटी नहीं बताई कि बोर्ड का प्रॉब्लम है या वॉइस का प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी आपको बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, बाकी लोगों से भी लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम बेटा वॉइस में, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। बोर्ड में किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अभी, नहीं है, चलो। ओके, तो अभी देखिए बेटा आज के सेशन में हम लोगों को आगे का जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो समझना है। मींस अभी हम लोग यहां पर रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग जो है ये हम देखेंगे। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग के बाद फिर हम लोगों का फाइनली नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहेगा, और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा रेस्पिरेटरी डिसीज डिसऑर्डर वाला, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग मतलब क्या है, आपने देखना कभी कभी क्या होता है हमारी ब्रीथिंग जो है, जैसे एकदम हम तेजी से दौड़ते हैं तो इस तरह से आपका ब्रीथिंग चलता है ना, कभी एकदम से ऐसा डीप ब्रीथ करते हो आप लोग, समझे। तो ये जो ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है वो टोटल कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन से। तो अब ये जो हमारा ब्रेन का जो कंट्रोलिंग है ये कैसे होता है वो हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। और फिर ब्रेन की कंट्रोलिंग के साथ ही साथ कैसे हमारा ब्रीथिंग का मैकेनिज्म कंट्रोल होता है वो समझते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने ब्रेन को समझ लेते हैं। तो बेटा ब्रेन का डिटेल मैकेनिज्म्स और उसके टाइप उसके स्ट्रक्चर वो सारी चीजें हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का स्टडी करेंगे, वहां पर देखेंगे। लेकिन फिर भी ब्रेन से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो अभी हम यहाँ पे समझते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन यदि हम देखें बेटा तो ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक तो ये हमारा सामने वाला ये इतना जो हमारा जो दिख रहा है, जो बाहर दिख रहा है, ये हो गया जिसे फॉर ब्रेन कहते हैं। फिर उसके अंदर ये फॉर ब्रेन के बाद अंदर एक छोटा सा ब्रेन होता है हमारा जिसे मिड ब्रेन कहते हैं, और एक पीछे साइड वाला जो ब्रेन होता है इसे हिंड ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है जिसे क्या कहते हैं बेटा, फॉर ब्रेन। फिर सेकंड आता है इसे कहते हैं मिड ब्रेन, और इसके बाद लास्ट वाला आता है जो कहलाता है हिंड ब्रेन। वेरी गुड बेटा, बाकी लोगों के चैट में भी रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
तो फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ऐसे 3 टाइप्स है। अब इसमें भी यदि हम टाइप्स देखें तो फॉर ब्रेन जो होता है इसमें एक आता है सेरेब्रम, जो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, और साथ ही साथ इसमें आता है डायंसिफेलॉन। तो सेरेब्रम एंड डायंसिफेलॉन जो है ये हो गया हमारे फॉर ब्रेन का टाइप। तो ब्रेन का फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, सेरेब्रम होता है। ठीक है, मिड ब्रेन जो हमारा ग्रेट, तो एक बार रिवाइज करा देता हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए बेटा, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, क्या देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, हम लोग अभी जस्ट वेट, क्या हो गया, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग जो है ब्रेन का स्टडी कर रहे थे। तो ब्रेन के 3 टाइप होते हैं, एक होता है फॉर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और थर्ड आता है हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन में होता है बेटा सेरेब्रम एंड डायंसिफेलॉन। हमारा ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो होता है बेटा सेरेब्रम, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट। यदि यही चीज आपको एग्जाम में जो है, आई थिंक आपको मैंने स्पॉटलाइट नहीं दिया हूं, ठीक है, जस्ट वेट, ठीक है, अभी जिसे भी नहीं दिख रहा होगा बेटा, तो अभी आपको सभी लोगों को प्रॉपरली विजिबल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे फॉर ब्रेन की हम बात करें तो ये ब्रेन का फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, फिर मिड ब्रेन, इसका भी हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो मेन जो स्टडी करना है हमारा जो है वो कौन सा बेटा, हिंड ब्रेन का हमें स्टडी करना है। और हिंड ब्रेन जो होता है इसके 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स में इसमें हम देखें तो पहला आता है इसमें मेडुला। फर्स्ट क्या आता है बेटा, मेडुला। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें आता है पॉन्स, एंड थर्ड आता है सेरेबेलम। क्या होगा, सेरेबेलम। ये दोनों का जो है लगभग सिमिलर लगता है, बट यहाँ पे क्या होता है बेटा, दोनों में डिफरेंस है। ये ब्रेन का हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है जिसे सेरेबेलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं सेरेबेलम। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखे, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखे बेटा, ब्रेन का टाइप्स। अभी हम लोग यहाँ पे देखो इसी ब्रेन को थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं, फिर एक्चुअली इसके फंक्शंस क्या होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्टली ये जो ब्रेन है, क्योंकि ब्रीथिंग के रेगुलेशन को समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पे ब्रेन के जो टाइप्स हैं ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे यदि हम देखें तो इस तरह से ये जो है हमारा एक ब्रेन का ये टाइप हो गया, जो हमारा ये फॉर ब्रेन बनाया मैंने। इसी फॉर ब्रेन के बाद यहाँ पे देखो ये एक हमारा सेरेबेलम हो गया, और अंदर साइड जो आता है ये डायंसिफेलॉन हो जाएगा। ठीक है, इस डायंसिफेलॉन के बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे इस तरह से ये जो हो गया ये मिड ब्रेन हो गया। मिड ब्रेन के बाद फिर हम लोग बनाएंगे बेटा, तो इधर साइड ये वाला जो पार्ट है हमारा ये सेरेबेलम हो जाएगा, ये वाला पार्ट पॉन्स हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा मेडुला। ठीक है, तो ये जो हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया मेडुला। रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, कुछ प्रॉब्लम आया है, एवरीथिंग इज। तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, ये ब्रेन का फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट जो कि क्या है, सेरेबेलम। फिर यहाँ पे हमारा अंदर साइड में जो रहेगा वो क्या रहेगा, डायंसिफेलॉन। उसके बाद फिर क्या आता है बेटा, मिड ब्रेन। फिर क्या आएगा, ये हो गया हमारा पॉन्स, फिर ये हो गया मेडुला, और ये हो गया हमारा सेरेबेलम। तो अब देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म्स हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्रीथिंग का मैकेनिज्म्स कंट्रोल होता है। तो ब्रीथिंग की मैकेनिज्म्स की कंट्रोलिंग को यदि हम समझे तो हम लोगों ने बेटा यहाँ पे इस तरह से लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लंग्स का स्टडी किए थे। ऐसा हमारा लेफ्ट और ये राइट लंग्स आएगा,
फिर इस लंग्स के नीचे हमारा इस तरह से डायफ्राम आएगा। उसके बाद ये हमारा थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी में हम लोगों ने यहाँ पे प्लूरा लेयर देखे थे, तो ये अंदर साइड का जो लेयर आएगा इस तरह से, ये एक प्लूरल लेयर है। इसी के साथ साथ बाहर साइड एक लेयर आएंगी, ठीक है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, याद आ रहा है आपको। फिर इस प्लूरल लेयर के बाद हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से क्या देखे थे, रिब्स देखे थे। और इस रिब्स के बीचों बीच में हमने क्या देखे थे बेटा, यहां पे हमने देखे थे इंटरकॉस्टल मसल्स। तो अभी ये जो मेडुला है, इस मेडुला से सिग्नल्स आएंगे बेटा, और ये जो सिग्नल्स है वो कहां पर आ रहे हैं, हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स पे सिग्नल आएंगे। तो ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स जो है, जहां पे जो सिग्नल्स जो आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो सिग्नल्स है ये क्या करेंगे, इंटरकॉस्टल मसल्स, तो साथ ही साथ सेम सिग्नल जो आएगा वो कहां पर आएगा, डायफ्राम पे आएगा। तो इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम पे जो सिग्नल्स गए, इस सिग्नल्स को कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सिग्नल, ठीक है। तो मेडुला के लिए एक टर्म यूज होता है, मेडुला जो है ये कहलाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं। किसे कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है ये कहलाता है मेडुला। और मेडुला जो है, मेडुला के पास, मतलब कंप्लीट मेडुला नहीं बेटा, मेडुला के पास यहां पे एक स्पेशल टाइप का ऐसे ये सेंटर प्रेजेंट है, ये वाला। तो इस सेंटर को रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं, जो सिग्नल भेज रहा है बेटा। कौन सा सिग्नल भेज रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल्स जो है वो सेंड करता है, जिसकी वजह से इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से फ्लैट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों का इंस्पिरेशन होता है। समझे? तो इस तरह से जो इंस्पिरेशन जो हो रहा है, हाँ, न्यूरल सिग्नल जो है वो सेंड किया है। किसने सेंड किया है बेटा, मेडुला ने न्यूरल सिग्नल जो है सेंड किया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहां पर जो मैकेनिज्म्स है, जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है वो कंट्रोल होगा, ठीक है। समझा बेटा? वीडियो अभी ब्लर दिख रहा है किसी को या ओके है? देखेंगे एक बार, यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर नेटवर्क का इशू आ सकता है, चेंज करना पड़ेगा। अभी प्रॉपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी मैं खुद बोल रहा हूं कि ब्लर दिख रहा है क्या? ओके, ऑडियो प्रॉपर आ रहा है, बीच में ब्लर हुआ था, अभी ठीक है, चलो ठीक है, ओके, ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या हुआ बेटा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ने एक सिग्नल भेजा, कौन सा, एक कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल सेंड किया है। और कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल जो सेंड किया है, जिसकी वजह से इंटरकॉस्टल मसल्स और जो क्या कहते हैं हमारा डायफ्राम है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब जस्ट वेट, मैं ये वाला पार्ट को मैं आपको एक स्लाइड से जो है शेयर करता हूं, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जस्ट वेट, हो गया। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग जो समझ रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो है ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन है, ये टोटली यदि हम देखें तो ये किस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, ह्यूमन बींग्स में हम देखें तो एक एबिलिटी होती है। कौन सी एबिलिटी होती है, ये मेंटेन कर सकता है और साथ ही साथ मॉडरेट कर सकता है। किस चीज को बेटा, रेस्पिरेटरी रिदम को। अब ये जो रेस्पिरेटरी रिदम की यदि हम बात करें, तो रेस्पिरेटरी रिदम जो है, ठीक है, तो यह किस पर डिपेंड करेगी, तो अब हमारे बेटा एक बॉडी टिश्यू का यदि डिमांड बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, हमारे बॉडी टिश्यू की डिमांड है कि हमें डीप ब्रीथ चाहिए, तो जो डीप ब्रीथ है वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तो डीप ब्रीथिंग जो पॉसिबल होगा वो डिपेंड करेगा हमारे मसल्स को कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बहुत तेजी से जब रनिंग करते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं, तो उस रनिंग और उस हार्ड वर्क की वजह से हमारे बॉडी का
जो ऑक्सीजन डिमांड जो है, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की जो नीड है, वो क्या होंगी बेटा, वो हाई हो जाएगी। डिमांड जो रहेगी वो क्या हो जाएंगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। और जब डिमांड यदि बढ़ गई तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ये सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, कहां से बेटा, ये हमारा मेडुला है जिसने सिग्नल जनरेट करके जो हमारा कॉन्ट्रैक्टरी मसल्स है, क्या चीज, जो कॉन्ट्रैक्टरी जो मसल्स है उस मसल्स को क्या करेगा, सिग्नल सेंड कर देगा। ठीक है, अब ये जो सिग्नल सेंड हो रहा है जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, हमारा जो जितना नीड है ऑक्सीजन का हमारे बॉडी को, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझे? तो यहां पे ये जो डन हो रहा है वो कैसे होगा डन, तो यहां पे इन्वॉल्व होगा न्यूरल सिस्टम। क्या इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर, न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम की हम बात करें तो न्यूरल सिस्टम जो प्रेजेंट होता है कहां पे, हमारे मेडुलर रीजन पे। अब मेडुलरी रीजन ऑफ द ब्रेन पे जो सिस्टम प्रेजेंट है उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो प्राइमरी क्या है, सबसे पहले हमारे इस रेगुलेशन में रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो हमारे इस रेगुलेशन में जो रिस्पांस देगा वो कैसे देगा, तो पहले हम लोग पिक्चर से समझेंगे। देखो बेटा, ये हमारा एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पहली चीज तो आपको जो ब्रेन दिख रहा है बेटा। ठीक है, तो ब्रेन में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे ब्रेन में फोर ब्रेन होता है, जिसमें ये हमारा पहले तो आउटर मोस्ट कवरिंग है क्रेनियम। क्रेनियम के बाद ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कॉर्टेक्स कहलाता है। ये अभी हमें नहीं समझना है कुछ भी, हमें फिलहाल ये समझना है कि ये हमारा जो है ये ब्रेन है बेटा। ठीक है, ये हमारा फोर ब्रेन हो गया, अंदर हमारा मिड ब्रेन होता है। इसके बाद इधर साइड आप जो देख रहे हो हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन में ये पीछे वाला पार्ट है बेटा जो सेरेबेलम है। उसके बाद यहाँ पे पॉन्स आएगा, नीचे मेडुला आता है और उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हमको देखो ये वाले डायग्राम में अब हम पहुंचते यहाँ पर। ये वाला जो पार्ट है बेटा हमारा ब्रेन का, और हमारे इस ब्रेन में यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये मेडुला, और मेडुला एंड पॉन्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली चीज तो अंदर साइड ये पॉन्स है और दूसरा मेडुला के पास स्पेशल टाइप के सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों भी जो है ये क्या है, ये ब्रीथिंग सेंटर है, ब्रीथिंग कंट्रोल सेंटर, जो हमारे बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स जो इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले हो रहा है यहाँ पर, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मेडुला जो है इसे क्या कहते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या कहते हैं इसे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मींस जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज में, ये लिखा है हमारे ब्रीथिंग के रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करने में। समझ में आ गया। और सेकंड जो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कंट्रोल करेगा वो किसकी हेल्प से होगा बेटा, पॉन्स की हेल्प से। और पॉन्स की हेल्प से जब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कंट्रोल होता है उसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। तो देखो अनदर सेंटर जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है कहां पर, पॉन्स रीजन में, पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, जिसे क्या कहेंगे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो मॉडरेट करता है किससे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ठीक है, तो देखो पहला सेंटर तो ये वाला था हमारा, और ये सेंटर जो हमारा मेडुला पे है, और इस मेडुला के इस सेंटर को रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोले। इसके जस्ट बैक साइड में यहाँ पे ये है पॉन्स, पॉन्स के पास ये वाला जो सेंटर है इसे क्या बताया मैंने, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ये क्या कर रहा है बेटा, ये मॉडरेट करता है, मतलब ये जो कंट्रोल करेगा इस मेडुला को कंट्रोल करता है। मतलब अल्टीमेटली फाइनली यदि हम देखें तो मेन जो रोल प्ले हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, तो मेन रोल यहाँ पे जो प्ले करेगा उसमें इन्वॉल्व होगा ओनली क्या बेटा, मेडुला। मेडुला ही है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, बट मेडुला के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए कौन आएगा, पॉन्स आएगा। और पॉन्स मींस कौन सा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। समझे किस चीज में, जो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है, कब कितना काम करना है
इसकी कंट्रोलिंग भी जो है वो किसके हाथ में प्रेजेंट है, पॉन्स के हाथ में प्रेजेंट है। तो न्यूरल सिग्नल जो होते हैं बेटा, यदि कम करना है या फिर ज्यादा करना है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रीथिंग का रेट, देखो एकदम ब्रीथ इन किए, ब्रीथ आउट किए, तो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का जो मैकेनिज्म है वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तो ये किसके ऊपर कंट्रोलिंग होंगी, ये टोटल कंट्रोलिंग जो होंगी, इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है वो हमारे पास दो ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एक तो मेडुला है और दूसरा क्या है, पॉन्स है। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे इस मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे न्यूरल सिग्नल जो है इंस्पिरेशन का, ठीक है, ये कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, वापस से हम स्लाइड पे आएंगे, पहले हम फिर से यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोगों को जो रोल देखना है वो किसका देखना है, मेडुला का। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है रेड और ब्लैक, कौन सा कलर नहीं दिख रहा है, ब्लू कलर नहीं दिख रहा, ठीक है, ब्लू कलर ले लेते हैं। तो अभी देखिए बेटा, यहां से मेडुला ने एक सिग्नल जनरेट किया, और ये सिग्नल जो जनरेट किया ये डायरेक्टली बेटा हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स और डायरेक्टली हमारे जो डायफ्राम है वहां तक के सिग्नल गया। ठीक है, मींस यहां पे जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है इसने क्या किया है, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ने कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल जनरेट किया है। क्या बेटा, कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल जो है ये सेंड किया है किसे, एक तो इंटरकॉस्टल मसल्स को, और इंटरकॉस्टल मसल्स के साथ ही साथ किसे, डायफ्राम को। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल जो जनरेट हुए हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा बताओ, इंस्पिरेशन हो जाएगा। क्या होगा यहां पर, इंस्पिरेशन होगा। और इंस्पिरेशन के मैकेनिज्म्स में जो रोल प्ले कर रहा है उसमें कौन आ रहा है बेटा, मेडुला आ रहा है। वेरी गुड, मीन्स क्या हो रहा है यहां पर, इनहॉलेशन हो रहा है। लेकिन देखो इनहॉलेशन कब तक क्या होगा, इनहॉलेशन की हम बात करें तो आप देखिए कभी भी जो प्रोसेस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कब तक के कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक टाइम के बाद कॉन्ट्रैक्शन जो कम हो जाता है, नहीं तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बेटा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ते जाएगा और ब्रस्ट हो जाएगी ना। बट ऐसा नहीं होता, देखो इसी के जस्ट पीछे साइड बेटा यहाँ पे जो पॉन्स बैठा हुआ है, कौन सा सेंटर है बेटा, वो नीमोटैक्सिक सेंटर है। और नीमोटैक्सिक सेंटर जो है ये क्या करता है, इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलता है भैया रुक जाओ, और रुक जाओ मतलब ये आगे के सिग्नल को क्या करेगा, रोक देगा। जैसे ही पॉन्स ने, ये देखो ये यहाँ पे पॉन्स है, इसने जैसे ही सिग्नल जनरेट करके इधर मेडुला को दिया तो ये आगे के सिग्नल ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो नीमोटैक्सिक सेंटर का मतलब क्या बेटा, ये कौन से सिग्नल भेज रहा है बताओ, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स, ये भेजता है रिलैक्स सिग्नल। ठीक है, मतलब ये किसे कंट्रोल कर रहा है, मेडुला को कंट्रोल करता है। समझ रहे हो, किसे कंट्रोल करेगा ये, मेडुला को कंट्रोल करता है। तो मेडुला की कंट्रोलिंग जो होगी वो कैसे होगी, तो मेडुला का कंट्रोलिंग जो होगा वो पॉन्स की वजह से होगा। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को, क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, तो अब यहां पे इनहॉलेशन और एक्सहलेशन का जो मैकेनिज्म्स है वो कैसे हो रहा है वो मैं आपको फिर से यहां पे समझा दे रहा हूं। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा हम दूसरे सेंटर पे आएंगे, जो कीमो सेंसिटिव एरिया जो होता है वो हम देखेंगे। क्या चीज, कीमो सेंसिटिव एरिया किस तरह से काम करता है वो हम देखेंगे। तो देखो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ने क्या किया बेटा, कॉन्ट्रैक्ट सिग्नल भेजा डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंस्पिरेशन हुआ। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या किया इसने, इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल्स जो है वो भेजा। तो कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल्स जब गए
तो उसकी वजह से डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे मींस क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा। लेकिन इसके जस्ट बैक साइड जो एक बैठा हुआ है दूसरा सेंटर मींस पॉन्स, कौन सा, निमोटैक्टिक सेंटर। तो निमोटैक्सिक सेंटर जो है ये क्या कर रहा है, जो कि लाइव कर रहा है कहां पे बेटा, पॉन्स में। ये इन पॉन्स है और ये इन मेडुला है। ये क्वेश्चन भी पूछते बेटा कहां पे होते हैं, तो कभी कभी स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है। तो पॉन्स में भेजा बैठा हुआ है, तो ये क्या करता है बेटा, इस सिग्नल का इनहिबिटरी सिग्नल भेज रहा है, और इनहिबिटरी सिग्नल जैसे ही गया तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसकी वजह से अब इसने जब सिग्नल भेजा, किसे भेजा बताओ, इसी को भेजा ना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, आरआर क्या बोलेंगे इसे, आरआरसी। तो इसे जब सिग्नल भेजा तो ये कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल जो है ब्लॉक हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सपीरेशन हो जाएगा, एक्सलेशन। समझे। तो पॉन्स ने मेडुला को जब सिग्नल भेजा तो हमारे अंदर एयर जो गई है वो क्या होगी, बाहर निकल गई। फिर मेडुला ने सिग्नल भेजा तो क्या होगा, ब्रीथ इन हो जाएगा। समझ में आ गया। ये चीज मैं बोर्ड से दिखा रहा हूं बेटा, ब्लर दिख रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। बोर्ड पे इस पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे फाइनली जो है मैकेनिज्म्स हो रही है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आप लोगों को जो भी कंसेप्ट समझाया हूं, इसमें बेटा यही वाला पार्ट है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। मींस कैसे यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है और कैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यही पार्ट जो है बेटा मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया कि कैसे यहाँ पे मैकेनिज्म जो है कंट्रोल होती है, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। फिर इसके बाद देखिए निमोटैक्सिक सेंटर और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है, इसके अलावा बेटा एक कीमो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन के उसी पार्ट में, उसी जगह पे कुछ ना कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे क्या चीज बेटा, इसके अलावा क्या चीज, कीमो सेंसिटिव एरिया भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो कीमो सेंसिटिव जो एरिया यहाँ पर जो प्रेजेंट है, तो एक्चुअली यहाँ पे इसका रोल क्या है, तो देखिए यहाँ पे कीमो सेंसिटिव जो एरिया यहाँ पे जो प्रेजेंट रहेंगे, तो उसके पास प्रेजेंट होते हैं बेटा कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो कीमो सेंसिटिव एरिया जो है वो सेंट्रल भी होता है और पेरिफेरल भी होता है, ठीक है। क्या देख रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर, यहाँ पे अभी हम लोग कीमो रिसेप्टर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और कीमो रिसेप्टर्स जो है बेटा ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कैसे, एक तो कीमो रिसेप्टर जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, सेंट्रल रहेंगे, और दूसरे जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, पेरिफेरल। तो एक तो जो रहेगा ये सेंट्रल रहेगा, और दूसरा जो रहेगा वो कैसा रहेगा, पेरिफेरल रहेगा। तो सेंट्रल और पेरिफेरल मींस व्हाट, तो सेंट्रल जो रहता है ये लाई करता है कहां पे, ये लाई करता है मेडुला में। कहां पे प्रेजेंट होता है ये, मेडुला में। पेरिफेरल की हम बात करें तो पेरिफेरल जो होता है ये होती है बेटा एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी। क्या चीज, एक आता है एओर्टिक बॉडी और दूसरा क्या आता है, कैरोटिड बॉडी। अब ये क्या होते हैं ये दोनों भी समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, एक एक पार्ट जो है मैं क्लियर करवा दे रहा हूं। तो अभी देखिए क्या होता है बेटा, कीमो रिसेप्टर का रोल क्या है पहले तो हमें ये समझना है, ठीक है। तो कीमो रिसेप्टर की यदि हम बात करें तो कीमो रिसेप्टर जो है
ये एक्चुअली कर क्या रहा है। तो कीमो रिसेप्टर का जो रोल है बेटा, ठीक है, मींस देखो नाम से ही हमें समझ में आता है, ठीक है, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि क्या है यहां पर, केमिकल्स है, ठीक है, कीमो रिसेप्टर, मतलब ये क्या करेंगे बेटा, ये डिटेक्ट कर सकते हैं किसे, केमिकल्स को, केमिकल को सेंस कर सकते हैं ना ये। तो केमिकल को ये कैसे सेंस करेंगे बताओ। तो केमिकल को ये जो सेंस कर रहे हैं, ये डिटेक्ट कर रहे हैं, तो ये कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो केमिकल मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन सपोज इंक्रीज हो गया है, नंबर 1। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी यदि इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो हमें मालूम है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना और H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो जैसे ही हमारे बॉडी में H+ आयन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज हुआ, तो जो ऐसे जैसे कि सपोज यहां पे इस तरह से कुछ रिसेप्टर्स है, ठीक है, इन रिसेप्टर्स ने क्या किया, उसको डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करते ही सिग्नल जो है ये कहां भेज दिया बेटा, मेडुला को, ठीक है। तो अब मेडुला के पास जब सिग्नल्स जाएंगे तो क्या होगा, तो देखो यहां पे बेटा क्या हो रहा है, पिक्चर स्लाइड में देखो क्या हो रहा है, ठीक है, ये वाला नहीं देखना है आपको, ठीक है, यहां पे इधर फोकस नहीं करना है। देखो जो भी ब्लड हमारे हार्ट के बॉडी के हेल्प से जब हमारे ब्रेन में पहुंचा, तो हमारे ब्रेन में जब पहुंचेगा बेटा, तो जैसे कि सपोज कि हमारा इस तरह से ये हमारा ब्रेन हो गया, ये इस तरह से हमारा ये ब्रेन हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है ये पॉन्स है और ये जो है ये मेडुला है, समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूं मैं, एक तो पॉन्स है और दूसरा क्या है, मेडुला है। तो अभी यहाँ पे जो सिग्नल्स जो आए हैं, मतलब सिग्नल्स नहीं, मेडुला के पास यहाँ पे एक सेंटर प्रेजेंट है ये वाला, एक तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, RRM, RRC, ठीक है, क्या प्रेजेंट है यहां पर, क्या हो गया, हाँ ये वाला, क्या बता रहा हूं बेटा, यार गड़बड़ हो गई, जस्ट वेट, हाँ, ये हो गया मेडुला और ये इधर हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये मेडुला है। तो मेडुला के पास जो सेंटर प्रेजेंट है, कौन सा सेंटर प्रेजेंट है, एक तो RRC है और इसी के साइड में यहां पे बेटा जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कौन सा, कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है यहां पर, क्या प्रेजेंट है यहां पर, कीमो रिसेप्टर। तो कीमो रिसेप्टर क्या कर रहे हैं यहां पर, यदि इस ब्लड की हेल्प से यदि यहाँ पे H+ आयन और कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज हुआ है, तो ये इंक्रीज होने की वजह से फाइनली ये जो रिसेप्टर्स है उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। क्या किया इसने, डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद देखो यहां पे बना रहा हूं उस डायग्राम को, ये इतना बड़ा जो डायग्राम है ये मैं मेडुला को बना रहा हूं, ठीक है, ये क्या हो गया, मेडुला। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, तो यहां पे ये वाला जो है ये तो हो गया हमारा RRC, और इसके जस्ट पीछे में जो प्रेजेंट है ये वाले जो है कीमो रिसेप्टर्स है। तो कीमो रिसेप्टर ने सिग्नल को डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करने के बाद, ठीक है, इधर से इसने डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करके RRC को दे दिया। RRC क्या करेगा बताओ, जल्दी बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ गया तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए तो क्या करेगा, ये इंस्पिरेटरी सिग्नल जो है इसने भेज दिया, और इंस्पिरेटरी सिग्नल भेज दिया तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, हमारे बॉडी से बाहर चला जाएगा, समझे। तो ऐसा यहां पे मैकेनिज्म्स हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म्स है
ये कीमो रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से हुआ है, पहली चीज। ओके, तो कीमो रिसेप्टर ने अपना एक काम कर लिया। किधर गए हम लोग? हाँ, फिर इसी के बाद देखिए बेटा यहां पे क्या होता है, अगेन कैरोटिड बॉडी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था मैंने? कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी मींस ये जो है हमारा इस तरह से, यदि मैं एक डायग्राम बनाऊं तो यहां पे इस तरह से हमारा जो हार्ट होता है, अच्छे से नहीं बना पाया, जस्ट वेट, मैं आपको उसको स्लाइड लेकर के समझा देता हूं यहां पर। देखिए क्या होता है यहां पे हमारा इस तरह से जो रहेगा, ये बेटा मैं हार्ट का डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है? तो हार्ट आप लोग जैसे पढ़ते हो वैसा नहीं होता है, ठीक है? ये हमारा जो है बेटा, ये हो गया एट्रियम। ये क्या हो गया? एट्रियम। एट्रियम के बाद ये जो है ये वेंट्रिकल है। कौन से वाले बेटा? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है? फिर इसके बाद ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रिया, और लेफ्ट एट्रियम के बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है? अब देखो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है और टेक्नोलॉजी में मैं फिलहाल न्यू हूँ, ठीक है? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टेक्नोलॉजी में भी अच्छे से ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग समझाऊं, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे यदि हम देखें तो पहली चीज तो ये जो हो गया, ठीक है, ये क्या है? राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां से देखो क्या होता है, जो ब्लड आ रहा है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा की हेल्प से, जो कि यहाँ पे जाएगा, यहां से इधर गया, यहां से कहा जाएगा बेटा? लंग्स में। फिर उसके बाद ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड हुआ। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहेगा, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये यहां से कहां पहुंच गया? हमारे लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फाइनली हमारे इस तरह से बॉडी के पास। तो यहां पे देखिए बेटा, ये जो होता है ये एओर्टिक आर्टरी होता है, और ये जो एओर्टिक आर्टरी है इसका सप्लाई जो होता है हमारे ब्रेन तक के होता है, जैसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं उसे? कैरोटिड आर्टरी, ये वाला डायग्राम। तो देखो ये जो कैरोटिड आर्टरी जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें जगह जगह पे क्या होता है, यहाँ पे जगह जगह पे इसमें इस तरह से रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है? क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? जगह जगह पर जो है रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या हो गया? कलर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इस तरह से रिसेप्टर प्रेजेंट है, और जब यदि मान लो इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन या फिर H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ते हुए से दिखा, तो ये जो रिसेप्टर से ये क्या करेंगे बेटा? डिटेक्ट कर लेंगे। डिटेक्ट करने के बाद ये जो सिग्नल होते हैं इसे पेरिफेरल सेंटर कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? पेरिफेरल सिग्नल। तो अब ये जो पेरिफेरल सिग्नल्स है इन्होंने क्या किए बेटा? डिटेक्ट किए। क्या डिटेक्ट किए? जो कंसंट्रेशन बढ़ा है, और डिटेक्ट करने के बाद इसने सेंड कर दिए किससे बेटा? आरआरसी को। आरआरसी क्या करेगा बताओ? फिर से इंस्पिरेटरी सिग्नल भेज देगा, और इंस्पिरेटरी सिग्नल जैसे उसने भेजा मींस क्या होगा? इंस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाएगा वहां पर। ये समझ में आया क्या बताया मैंने आपको? ठीक है, तो वापस से हम अपने स्लाइड पे आते हैं। जो भी पार्ट समझाया मैंने उस स्लाइड में मैं आप लोगों को सारी चीजें जो है वो क्लियर करवा देता हूं, ठीक है? कुछ एनिमेशंस भी है, आज हुआ तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो देखो ये वाला पार्ट तो मैंने आप लोगों को बता दिया था क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए मैंने निमोटैक्सिक सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये समझाया था।
तो इसमें देखिए जो न्यूरल सिग्नल्स जो आ रहे हैं बेटा, ठीक है, वो सेंटर में है जो रिड्यूस करते हैं किस चीज की ड्यूरेशन को, इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को, मींस रेस्पिरेटरी रेट को। कीमोसेंसिटिव एरिया जो है बेटा ये सिचुएटेड होता है एडजेसेंट, क्या बताया यहाँ पे, एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। रिदम सेंटर मतलब ये इस तरह से मेडुला बनाया था, तो इस मेडुला में ये आरआरसी है ना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसके जस्ट एडजेसेंट यहाँ पे कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट है, जो किसके लिए सेंसिटिव है, तो ये सेंसिटिव होता है किसके लिए बेटा, ये हाईली सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और हाइड्रोजन आयन के लिए, समझे। तो दोनों के लिए क्या रहेंगे, ये हाईली सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव होने के साथ ही साथ जैसे ही ये जो सब्सटेंसेस है, कौन से सब्सटेंसेस बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड और बताओ क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन कंसेंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज हुए, तो इंक्रीज होने की वजह से ये जो सेंटर एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होने की वजह से इन्होंने सिग्नल जो है सेंड किए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, जिसकी वजह से फाइनली क्या होगा बेटा, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, इंस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ गया, और इंस्पिरेशन का प्रोसेस बढ़ने की वजह से जो H+ आयन का कंसेंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ था वो क्या होंगे बेटा, इलिमिनेट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये इलिमिनेट हो जाएगा, समझे। कुछ रिसेप्टर जो है वो ऐसे भी होते हैं जो कि क्या कह सकते हैं बेटा, ये प्रेजेंट होते हैं, एसोसिएट होते हैं एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी से। जो हमारे हार्ट से ब्रेन को सबसे बड़ा जो आर्टरी होता है ना, जो लेके जा रहा होता है, उसे कहते हैं कैरोटिड आर्टरी, सॉरी। ये भी क्या करते हैं बेटा, रिकॉग्नाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के कंसेंट्रेशन को, ठीक है, यहाँ पे ये H+ आयन है, तो इस कंसेंट्रेशन को रिकॉग्नाइज किए और जो नेसेसरी सिग्नल्स है वो आरआरसी को क्या किए उन्होंने, सेंड किए। सेंड करते ही क्या होगा बेटा, इंस्पिरेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा। एक ही चीज है, बार बार समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ गया क्या हो रहा है यहां पर। फिर फाइनली ऑक्सीजन का बेटा इस मैकेनिज्म्स में किसी भी टाइप का इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं करता। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको सारा पार्ट। किसी को कुछ पूछना है, कोई कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। जानवी बेटा आपका मैसेज शायद गलत साइड आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैसेज भेजो, आपका मैसेज नहीं मिला मुझे अभी तक के। बाकी लोगों के क्लियर है बेटा सारे पॉइंट्स, प्रणय, नो सर, नो डाउट, ऑल क्लियर, वेरी गुड। अदिति, ऑल क्लियर। जानवी, संजोत बेटा मैसेज गलत साइड आ रहा है आपका, ग्रेट। चलो, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और निमोटेक्सिक सेंटर आज हमने समझे। इस तरह से रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये वाला पार्ट आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। एक छोटा सा पार्ट बच्चा बेटा डिसीज, और डिसीज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मैं फाइनली आपका लूंगा टेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे हमको बहुत सारा टाइम मिलेगा जिसमें मैं आपका टेस्ट ले पाऊं। हाँ बेटा, ये इंक्रीज होता है तो वो डिसोसिएट होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ब्रेक हो गया, ब्रेक होने की वजह से उसका कंसेंट्रेशन ब्लड में बढ़ गया, बढ़ने की वजह से क्या होगा, सिग्नल डिटेक्ट होंगे, समझा। कुछ पूछना है किसी को और? फाइनली ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है, तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने के पहले नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग। पीडीएफ बेटा मुझे मैसेज कर देना, मैं शेयर कर दूंगा आपको। विद एनोटेटर वाला चाहिए या विदाउट एनोटेटर चाहिए? एक्चुअली मैं ड्राइंग उतने अच्छे से किया नहीं हूं, तो ये एनोटेटर जो है, चलो ठीक है, आपकी जैसे डिमांड रहेंगी वैसा भेज दूंगा मैं। ओके, चलो तो एंड करें फिर आज का लेक्चर।
फिर मिलते हैं आगे का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके बेटा, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट प्रणय।